बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कैजुअली हो गया। स्कूल में पढ़ते थे, अचानक से वरिष्ठ रंगकर्मी अज्जू भैया हमारे स्कूल में आए और क्लासरूम में जा करके प्रिंसिपल के परमिशन से अनाउंसमेंट किया कि एक नाटक हो रहा है बकरी, जिसमें काफ़ी बच्चों की आवश्यकता है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो शाम को 4 बजे इसी स्कूल के ग्राउंड में मिले। तो हम लोग 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों ने तय किया कि मिला जाए, क्या है देखा जाए। क्योंकि मैं बंगाली कल्चर से हूँ तो कल्चरल एसोसिएशन तो हमारा पारिवारिक रूप से रहा ही है, लेकिन नाटक करूँगा या करना है कभी ऐसी योजना नहीं थी। लेकिन अचानक से उनका वो स्कूल में आए, अनाउंस किया, तो हम लोग 6ठा 7वां ऐसे कुछ पढ़ते होंगे इस स्कूल में। ये 80 के दशक की बात है। हाँ, 80 के दशक की बात है, ये लगभग 86 की बात है। 86 की बात है। तो आ गए हम लोग शाम को, उन्होंने आए कि तुम ही लोग हो 4 लोग, तो हाँ हम ही 4 लोग हैं, चलो। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ आता वाता है नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा बताया जाएगा, जो करना है सो बताया जाएगा। तो जो बच्चे का मन में आता है शंका कि मारिएगा पिटिएगा नहीं ना, बुला रहे पागल, मारने पिटने के लिए बुला रहे हैं, तो तब ठीक गए हम लोग। तो गए तो विशाल नाट्य मंच, वहाँ से शुरुआत हुई बकरी नाटक से जी। इस तरह से मतलब रंगमंच पे आ गए। फिर उसके शोज़ हुए। हाँ। शोज़ हुए तो आनंद आया। कालिदास रंगालय में शोज़ उसके 4 शोज़ करके 2 चंक में 8 शोज़ हुए। 4 शो पहले हुआ, 4 शो फिर कुछ दिनों के बाद हुआ, तो ऐसे 8 शो हुआ, और जिसको आप कह सकते हैं कि चस्का लग जाना रंगमंच का। तो चस्का लग गया। जो रंगकर्मी बनने का आपने फैसला किया तो घर वालों ने विरोध तो किया होगा? एज सच उस समय विरोध नहीं हुआ, उस समय तो बल्कि सपोर्ट ही मिला। तो हमारा जो कल्चरल मतलब एसोसिएशन हुआ, उससे हमारे परिवार वाले उस समय हमको सपोर्ट ही किए कि कम से कम गलत संगत में तो नहीं है। जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, साहित्य की बात होती है। चूँकि हमारे शोज़ घर वाले देखते भी थे, हमारे मम्मी पापा भाई वगैरह देखता था, ये लोग शोज़ देखते थे, और उनको लगता था कि 30-35 बच्चे काम कर रहे हैं, उसमें 4-5 लोग जो प्रोमिनेंट है उसमें से एक मैं हूँ। तो इट मीन्स कि इनका यहाँ मतलब मेरा यहाँ ठीक ठाक वो है, उपलब्धि है, इसका मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब है। तो वो फिर हमको कोऑपरेट करने लगे। विरोध हुआ मैट्रिक के बाद। अच्छा। मैट्रिक के बाद विरोध, वो भी विरोध उस रूप से नहीं हुआ कि रंगमंच नहीं करना है। सवाल पिताजी का आया कि मैं तो 16 वर्ष की उम्र से घर चलाता था, तो तुम तो 18 के हो गए, तो अब क्या करना है? तो मैंने जो है उस समय कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सोच के बताता हूँ। फिर मैंने अपनी माताजी के साथ इस विषय पर बातचीत की, तो माताजी ने कहा कि बात तो सही है, मैट्रिक कर गए हो, अब रंगमंच ही करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रंगमंच में कोई भविष्य तो हो तुम्हारा। अगर रंगमंच में तुम्हारा भविष्य ठीक ठाक है तो तुम कर सकते हो, करो, मैं कोशिश करूँगी कि सपोर्ट करूँ। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, ये एक समय के बाद 2 साल बाद और छोड़ देना है, तो फिर वो 2 साल बर्बाद क्यों करना है, अभी से ही नौकरी चाकरी के लिए प्रयास करो। क्योंकि हमारी माता जो बड़ी सीनियर्स थे, उनसे बातचीत मैंने जब की तो उन्होंने कहा कि पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन भविष्य में पैसे नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, थोड़ा और समय दो तो हो सकता है कि कुछ
दिखे किरण उम्मीद की, तो मैं उस उम्मीद को मतलब जगाए रखा और मुझे लगा कि देखते हैं। तो धीरे धीरे जो है मेरा मन पक्का होने लगा था कि मैं रंगकर्म में ही रहूं। लेकिन द्वंद्व चल रहा था। उस द्वंद्व को जो है मतलब उस द्वंद्व में कुछ वर्ष मेरे बीते, लेकिन झुकाव मेरा रंगकर्म के तरफ ही था। उस तरफ फिर झुकाव समाप्त हो गया और फिर एक समय के बाद तो फिर क्लियर ही हो गया कि नहीं, अब कुछ नहीं बनना है, तो रंगकर्म ही बनना है। तो विरोध एज सच उस तरह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक जो आजीविका की जो वो होती है, समस्या होती है, उसको लेकर के माता जी की जो बातचीत थी वो ये थी कि अगर आजीविका यहाँ से चलने लायक लग रहा है तो आगे कंटिन्यू करो और तुम ही डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पिताजी को समझाना मेरा काम है। तो मैं मतलब उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो, रंगमंच से ही मेरा मतलब भला होगा। और मैं लड़के करने के लिए तैयार रहते थे कि आप जो कहिएगा हम करेंगे, लेकिन लड़के नाटक बहुत पढ़ते थे ऐसा नहीं है। और ना ही उस समय एनएसडी जाने की कोई होड़ लगी हुई थी या एमपीएसडी या बीएनए या ऐसा कुछ की निर्भर करते थे कि हमें पता तो था नहीं कि कौन सा नाटक अच्छा है, कौन सा नाटक बुरा है। तो निर्देशक तय करेंगे, निर्देशक ही कास्टिंग करेंगे और फिर कैसे करना है निर्देशक बताएंगे। तो चयन प्रक्रिया संस्था की जो गतिविधि है, जैसे कुछ संस्थाएं उस समय सक्रिय थी, इप्टा। तो इप्टा एक तरह से सबको पता है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं और कम्युनिस्ट कैडर के लोग ही उसको चलाते भी हैं, संचालक भी हैं। तो उनके जो नाटक होते हैं वो उसी विचारधारा के होते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके अलावे जो थिएटर ग्रुप थे उसमें अपनी प्रतिभा क्या है निर्देशक ये देखते थे। मैं अगर संगीत खूब अच्छा बना सकता हूँ तो निर्देशक फिर ऐसा नाटक चुनते थे जिसमें वो अभिनेता जो अभिनय करेंगे वो तो अभिनेता करेंगे। बतौर निर्देशक मैं नाटक को निर्देशित करने के अलावे और क्या कर सकता हूँ। तो मैं अगर संगीत बढ़िया बना सकता हूँ तो वो संगीत प्रधान नाटक चुनते थे। अगर कोई लाइट बढ़िया कर सकते हैं तो वो प्रकाश व्यवस्था ओरिएंटेड नाटक ढूंढते थे। कोई सेट बढ़िया कर सकता है तो वो उस तरह का जो है सेट जिसमें वो खूब भव्य बना सके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, उस आधार पे नाटक चुनते थे। तो ऐसे वो नाटक चुनते थे और हम लोग उनके साथ सम्मिलित हो जाते थे। कितना समय लगता था एक नाटक तैयार होने में? उस समय मिनिमम जिस दिन से नाटक शुरू हो रहा है और जिस दिन को प्रस्तुति किसी भी प्रेक्षागृह में हम लोग कर रहे हैं, उस बीच में 1.5-2 महीने का समय तो लगता था मिनिमम। कोई कभी कभी थोड़ा उससे ज़्यादा भी लग जाता था, लेकिन मिनिमम 1.5-2 महीना तो लगता था। तो कोई एक, वैसे तो काफ़ी सारी घटनाएं होंगी आपकी याद में, लेकिन कोई एक यादगार घटना आपके रंगमंचीय जीवन की जिसने आपको प्रभावित किया हो या जो अभी तक आपको याद हो, दिल को छू गया हो कुछ? दिल को छू जाने वाली बात है तो विदेशिया एक नाटक हम कर रहे थे अपने वरिष्ठ निर्देशक संजय भैया के साथ। उसी समय मैं समझ गया कि मेरे लायक तो इसमें कोई चरित्र होगा नहीं, और उस समय उम्र भी हमारी बड़ी कम थी और ईश्वर की कृपा उस समय हम पे उतनी थी नहीं कि मैं बढ़िया गाऊं, मतलब गा सकूं। होता है तो वो मतलब ऐसे लड़के को वो कहते हैं कि तुम अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करो तब शामिल होना म्यूज़िक टीम में। तो 5-6 लोग जो म्यूज़िक सिर्फ बैठ करके गाएंगे वो गाना, ऐसे लड़कों का जब चयन हुआ तो मेरा चयन उसमें नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं गा नहीं पाता। हाँ। तो लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में बहुत कर्मठ था और मतलब नहीं भी गा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, जो संस्थागत जो कार्य होते उसमें हमारी भागीदारी इतनी अधिक थी और इतना सिंसियरली और डेडिकेटेड था। तो वो उन्होंने कहा कि कुछ सोचता हूँ मैं कि क्या यहाँ तुम क्या कर सकते हो। तो
अचानक से रिहर्सल में मैं आता रहा। मैंने देखा इस नाटक में मेरा विशेष भूमिका कुछ है नहीं, फिर भी रंगकर्म करना है, कर रहे हैं। हाँ मैं आता रहा सोच, ये लोग जो भोजपुरी भाषी लोग थे हाँ या कुछ लोग जो सीख गए, हिंदी भाषी ही थे, सीख गए, तो मुझ में एक क्षमता ईश्वर की कृपा थी उस समय भी कि सुन लेने पर मैं उस वाक्य को हूबहू बोल सकता हूँ, अच्छा चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो। हाँ तो मैं सुनता रहा, ये लोग भोजपुरी में रिहर्सल करते थे, मैं सुनता रहा। सुनते 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 कई बार कभी कोई व्यक्ति रिहर्सल में नहीं आया तो मैं प्रॉक्सी करने लगा अच्छा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गलत गलत होगा लेकिन मैं प्रॉक्सी कर देता हूँ ताकि रिहर्सल रुके ना। हाँ तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये बंगला भाषी होते हुए भी कर ले रहा है भोजपुरी प्रॉक्सी में भी तो आप रिहर्सल कर रहे हैं, तो कम से कम ग्रुप के लड़के तो देख ही रहे हैं ना, बिल्कुल। निर्देशक तो देख ही रहे हैं हाँ। ना। तो उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये भोजपुरी बोल नहीं पाएगा। तो मैं प्रॉक्सी करता रहा और जैसे ग्रुप को सपोर्ट करना होता है वैसे करता रहा। तो शोज आने से पहले पहले तक अचानक से एक सीन डेवलप हुआ कि प्यारी सुंदरी जब रखेलिन, कलकत्ता वाली पत्नी रखेलिन हाँ जब गांव लौटती है तो वो डायरेक्ट कैसे विदेशी के घर पहुंच जाएगी, क्योंकि गांव में जो दृश्य हो रहा था उस समय कि रखेलिन वहां से कलकत्ता से चली हाँ और सीधे विदेशी से बातचीत हो रही है कि मैंने आप मुझे छोड़ के कैसे चले आए। हाँ तो आइडिया डेवलप हुआ कि कोई एक लिंकिंग सीन होना चाहिए जिसने रखेलिन को विदेशी के घर तक पहुंचाया। हाँ तो उसमें जो है हुआ कि वो रास्ते में एक आदमी से, सुबह सुबह का वक्त है, हाँ। जैसे अक्सर कलकत्ता से पटना या पटना से कलकत्ता जो गाड़ी जाती है हाँ। वो यहाँ सुबह सुबह चलती है, वहाँ शाम तक पहुँच जाती है, हाँ या वहाँ सुबह सुबह चलती है शाम तक पहुँच जाती है, या शाम को चलती है सुबह सुबह पहुँच जाती है। हाँ। ऐसी गाड़ियाँ होती है। तो आइडिया कुछ ऐसा था कि वो शाम को चली होगी, सुबह सुबह पहुँची और गांव में घुस रही है, और सुबह सुबह दिशा मैदान जाने के लिए गांव का एक यंग सा लड़का, बच्चा टाइप, अच्छा लोटा ले करके अपना जा रहा है दतवन करते हुए। और रखेलिन उससे पूछती है कि ए रवो से विदेशी के घर कहवा बा। तो उसको वो जवाब देता है कि विदेशी जो कलकत्ता गइल रहे, तो हाँ, तो हई नाक के सोझे चल जा, हइहे रहतिया धैले एकदम सोझे पहुँच चहुप जइब। तो वो बोले ठीक है, ये रोल तुम करो, मुझे उन्होंने कहा, संजय भैया ने। तो मैं बड़ा दुखी मन से, मैंने कहा कि उससे पहले जो मैंने काम किए थे थोड़ा ठीक ठाक काम किया था। हाँ तो मुझे लगा कि इतना छोटा रोल डिमोशन टाइप का, तो डिमोशन टाइप का है, लेकिन मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो एक नाटक है, आगे कुछ और होगा तो उसमें तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। तो मैंने कर लिया, कुछ दिन रिहर्सल करके मैंने शो कर लिया। लेकिन कालिदास रंगालय में अचानक से जिस दिन शो था, हाँ उस दिन पूरा नाटक जैसे चला हाँ मैं छोटा सा वो दृश्य जैसे ही मैंने किया, अच्छा वो दृश्य समाप्त हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी मुझे, अच्छा भयानक। तो मैंने कहा ये किसके लिए बजी ताली? हाँ तब तक हमारे एक स्वर्गीय आदरणीय धनंजय सर हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो पहली बार वो मतलब रेयर केस में किसी को प्यार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल वो अक्सर डांटा करते थे, समझाया करते थे, कभी कभार तमाचा भी मार दिया करते थे। लेकिन उस दृश्य को समाप्त करके मैं विंग्स में जैसे ही गया, इधर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और धनंजय सर ने पहली बार जीवन में मुझे ऐसे गोद में उठा के अच्छा किस कर लिया गाल में।
तो मैं कुछ समझ नहीं पाया उस समय कि क्या हुआ ये खेल चमत्कार। उसके बाद जैसे एज इट इज़ मैं कोरस में जाके बैठता हूँ, मैं बैठ गया और नाटक समाप्त हुआ। बाद में पता चला कि अखबार वगैरह में भी निकला, मतलब मेरी बड़ी तारीफ निकली कि इतना जीवंत दृश्य, अच्छा। पूरे नाटक में सबसे जीवंत दृश्य अगर कुछ हुआ है तो वो दृश्य हुआ है। और उसके लिए मुझे श्रेय जाता है कि इतना जीवंत, इतना सहज, इतना सरल तरीके से उस दृश्य को किया, लोगों के मानस पटल पर वो दृश्य छाया रहा। और जितने नॉन बंगाली दर्शक थे भोजपुरी वाले, हाँ। उस सबने संजय भैया को जब मुलाकात हुई दोबारा तो पूछा कि वो लड़का के रहे हो जो वो दतमन लेके कैले रहे। अच्छा। तो कहा कि वो सुब्रो भट्टाचार्य है, पटना के रंग करवी। बोला तो कमाल के अभिनेता बा हो। तो मुझे जब ये सुनने को मिला, अखबार में अलग से स्पेशली 2 लाइन का जिक्र था कि दतवन वाले युवक की भूमिका में सुब्रो भट्टाचार्य ने अमिट छाप छोड़ी। अच्छा। तो मुझे लगा, पहली बार जीवन में मुझे लगा कि अच्छा अभिनय ये है, इसे अभिनय कहते हैं। जबकि मैंने कोई बहुत स्तानिस्लावस्की और ब्रेख्त और गुर्टोवस्की और ऐसा कुछ पढ़ के नहीं किया था। मैंने एक सहज सरल तरीके से गांव के एक युवक का किरदार कर दिया जिसके हाथ में एक लोटा होता है, उसको टॉयलेट लगा हुआ है। और इस बातचीत के दौरान जब रखेलिन से बातचीत होती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है तो वो हड़बड़ा के वो भागता है बोल के। तो उस घटना से जो प्रोत्साहन मुझे मिला, उससे मुझे एक बल ये मिला कि बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा किरदार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी एक एंट्री भी उसको स्थापित करने के लिए काफ़ी है कि आप प्रतिभावान हैं। जिससे मुझे ये वो भावना निकल गई मेरे दिमाग से कि रोल बड़ा ही करना है। फिर मेरे दिमाग में या विचार में ये भावना आई कि एक्टर अच्छा होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए, किरदार कोई भी हो उसको बढ़िया वो बना लेगा अगर उसमें प्रतिभा होगी तो आपके द्वारा किया गया या देखा गया कोई भी ऐसा नाटक है जिसने आपको बड़ा प्रभावित किया हो? हाँ, प्रभावित तो कुछ नाटकों ने किया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अचंभित रह गया। अच्छा। 2-3 नाटक ऐसे हैं, जैसे एक रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता सर जो हैं वेस्ट बंगाल वाले, उनका गुड वुमन ऑफ सेंजुअन, शंखोपुरेर सुकन्या। अच्छा। उन्होंने किया था, मतलब अद्भुत प्रस्तुति पटना कालिदास रंगालय में मैंने देखा था। मैं अचंभित रह गया। और एक वो है अरुण गांगुली या मुखर्जी सर जो हैं बंगाल के ही मुखोपाध्याय, अरुण मुखोपाध्याय जो अभी काफी वृद्ध हो गए। काफी वृद्ध हो गए, अभिनेता हैं। हाँ, अभिनेता। उन्होंने शायद उनका नाटक का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें वो एक थोड़ा एबनॉर्मल बच्चे का रोल करते हैं, जबकि उनकी उम्र उस समय मेरे ख्याल से 55-60 होगी। अच्छा। लेकिन वो एक एबनॉर्मल बच्चे का किरदार निभाते हैं और सोलो है। अच्छा। सोलो परफॉर्मेंस है। तो बतौर अभिनेता मैं मुग्ध हो गया उनको देख के कि 55-60 वर्ष का एक आदमी 12-15 साल के एक लड़के का रोल, जो किरदार जो निभा रहे हैं इतने सहज तरीके। हालांकि उसके शोज़ उन्होंने मतलब 400-500 शोज़ कर चुके थे। अच्छा। वो उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, वो फुटबॉल या ऐसा कुछ है, क्या है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो हर परफॉर्मेंस अपने आप में प्रथम परफॉर्मेंस होता है। बिल्कुल। क्योंकि आप 400 शो कर चुके हैं तो 400 अलग ऑडियंस के लिए आपने हाँ। किया। आज 401वां कर रहे हैं तो वो आपका नई जगह पे नए दर्शकों के सामने नई प्रस्तुति ही है। बिल्कुल। तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता था,
तो वो उसकी गुंजाइश उस समय बनी रहती है, क्योंकि ये कोई वो आर्ट फिक्स आर्ट तो है नहीं, आपको हर शो में खुद ही करना होता है, लाइव होना होता है। तो वो परफॉर्मेंस मुझे मतलब भयंकर प्रभावित किया, और बतौर अभिनेता मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे कि कैसे बॉडी पर उनकी जो कंट्रोल वो तब उनका दिख रहा था, वो नाटक। और फिर एक श्रीलंका की टीम ने किया था जिसमें 4-5 लोगों ने मिल करके 12-13 कैरेक्टर किया था। अच्छा। जिसमें मास्क पहन पहन के किया था उन्होंने। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सैटेलाइट फेस्टिवल था पटना में, अच्छा। उसमें वो आए थे श्रीलंका ड्रामा स्कूल से। तो उसमें जो है बाद में जब शोज के दौरान तो पता ही नहीं चला कि 4-5 लोग मिलकर 13-14 कैरेक्टर कर रहे हैं। अच्छा। ये पता चला तब जब पात्र परिचय हो रहा था कि फलाना कैरेक्टर भी वो, ये कैरेक्टर भी वो, ये कैरेक्टर भी वो। तो फिर पता चला कि ऐसा उन्होंने क्रम बना रखा था कि वो मास्क पहन के एक कैरेक्टर करता था। हाँ। जब तक दूसरा कैरेक्टर अकेला हुआ, वो कैरेक्टर बाहर गया, उसको मास्क चेंज करके हल्का सा कॉस्ट्यूम चेंज करके आ गया, तो पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता था। अच्छा। और सब रिकॉर्डेड था, म्यूजिक वगैरह, तो रिहर्स उन्होंने बहुत अच्छे से किया कर रखा था। उस हिसाब से जो है वो एकदम परफेक्ट 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 होता जा रहा था। तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने 4-5 ही कैरेक्टर है। और उस मास्क को जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, उस कैरेक्टर के मूल चरित्र से मिलता जुलता भाव था उस चेहरे पर। अच्छा। अगर वो बदमाश कैरेक्टर है, हाँ, खलनायक है, हाँ, तो उसका चेहरा कुछ खलनायक जैसा ही बना रखा था। तो उसके एक्शन से समझ में आ जा रहा था कि अच्छा ये कुछ नेगेटिव कर रहा है। तो और संवाद भी रिकॉर्डेड है, संवाद भी रिकॉर्डेड चल रहा है। अच्छा। वो सिर्फ एक्शन कर रहा है, लेकिन इतना परफेक्ट तरीके से कर रहा है तो लगता था कि वही बोल रहा है। और कंटेंट बहुत बढ़िया था, कंटेंट बहुत अच्छा था। कंटेंट के साथ साथ जो सिंक्रोनाइज किया कलाकारों ने वो बहुत अद्भुत था। और निर्देशक, अभिनेता सबकी मतलब मेहनत दिख रही थी कि काफ़ी ईमानदारी से, मेहनत से, और पूरा एकदम जिसको बोलते हैं कि झोंक देना अपने आप को। तो अपने आप को झोंक, ड्रामा स्कूल है तो एक सुविधा तो है कि आप सुबह से शाम तक उसी का रिहर्सल कर सकते हैं। तो जो भी हो वो सब बातें तो है। तो वो मतलब एकदम जिसको बोलना कि मैंने कह सकते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए, ऐसी प्रस्तुतियों की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो भी मैं बोलूँगा वो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रस्तुतियाँ जो है, ये सब प्रस्तुतियाँ हैं। तो रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? रंगमंच के क्षेत्र में एक्चुअली देखिए समय या अभिनय के क्षेत्र में कह ले हम। समय समय पर आदर्श बदलते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप आदर्श तय करते हैं अपनी जानकारी और क्षमता के अनुसार। हाँ बिल्कुल। तो आप जिसे नहीं जानते हैं तो ना जानने की अवस्था में हो सकता है कोई और आदर्श थे, लेकिन जब आपने उस व्यक्ति को जाना तो लगा कि नहीं, आदर्श ये व्यक्ति होना चाहिए। हाँ। तो इस हिसाब से आप देखिए, मतलब बात करिएगा तो समय समय पर बदलता रहा। कभी कोई थे, कभी कोई थे। चूँकि हर अभिनेता जो रंगमंच में आता है 2-3 नाम तो उसे पहले ही सुनने को मिल जाता है। हाँ। जिनकी थ्योरी के आधार पर उसका अभिनय वो बिल्डअप करने की सोचता है। हाँ। जैसे ब्रेख्त, स्तानिस्लावस्की। तो ऐसे जो नाम है, तो इन नामों को तो आप आदर्श नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये आपके वो हैं, एक तरह से कहिए कि लीजेंड लोग हैं। हाँ। तो आप इनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं। आदर्श आप मानते हैं जो आपके मतलब आपके समकालीन सीनियर हैं, लेकिन एक तरह से उस कालखंड के हैं। हाँ। जिनको आप देखते हैं, देख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है, पहला आदर्श तो हमारे संजय उपाध्याय ही थे। हाँ।
चूँकि मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनको देख रहा था, तो लगता था कि इन्हीं के जैसा बनना है। हाँ, लेकिन धीरे 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 समय बदलता गया, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। तो आज की तारीख में जो है, मतलब आप अगर देखेंगे तो मतलब जो तब ऐसा व्यक्ति जैसे भिखारी ठाकुर, जी, ऐसे लोग आदर्श हैं। इसलिए कि भिखारी ठाकुर जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो कंसर्न था सोसाइटी के प्रति, हाँ, उसको सैल्यूट करना होता है, मतलब करना चाहिए। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति घर से भागते हैं कमाने के लिए कलकत्ता, वहाँ उनको रामायण देखने का मौका मिलता है और रामायण देख करके वो प्रभावित होते हैं और कुछ दिन वहाँ बतौर कलाकार काम भी करते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि नहीं, यही काम मैं गांव जाके करूँगा। जबकि उनको पता है कि वो जिस जाति के हैं उस जाति के लोगों को वहाँ बहुत प्रश्रय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर मेहनत करके, कोशिश करके अपना पूरा मतलब धन संपदा झोंक करके, समाज का प्रताड़ना बर्दाश्त करके वो उस काम को करते हैं और मंडली बनाते हैं बाकायदा, और मंडली बना करके नाटक करना और नाटक के माध्यम से समाज को उन्नत करना, शिक्षित करना, ये मकसद जब आपका मतलब ध्येय हो जाता है तो मुझे लगता है ऐसे आदमी को ही आदर्श मानना चाहिए। तो यदि आप रंगकर्मी न होते तो क्या होते? मैंने इसकी कल्पना नहीं की है, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं रंगकर्मी नहीं होता तो ये तो तय है कि मैं नौकरी पेशा वाला होता। अब मैं अफसर होता या किरानी होता ये मैं नहीं कह सकता हूँ। समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? अरे, समाज में रंगमंच की उपयोगिता सबसे पहले तो जिसने इसको समझा वो समझ लीजिए कि समाज का एक उन्नत व्यक्ति हो गया सबसे पहले तो। चूँकि समाज और रंगमंच अलग नहीं है, जो समाज है वही रंगमंच है, वो जो रंगमंच है वही समाज है। चूँकि भिखारी ठाकुर की जो मैंने बात की, भिखारी ठाकुर कभी चकाचौंध वाले नाटक नहीं किए, कभी बहुत पूंजी लगा करके, भव्य सेट लगा करके और उसमें जो है जो गिमिक्स जिसको बोलते हैं, गिमिक्स पैदा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने देखा कि समाज में कुरीतियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो जितने हमारे पर्व त्योहार है, आप इसको अपने हृदय पे हाथ रख के अगर सोचो तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं सचमुच उनकी बात छोड़ दो, लेकिन एक पूरी की पूरी पौध मस्ती जिसको कहते हैं, मस्ती मारते हैं पूजा पाठ में, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी, पॉकेट मारी, किसी को सताना, किसी को परेशान करना या किसी के प्रति बदला निकालना, ये सब पर्व त्योहार में होता है। तो सबसे जो भिखारी ठाकुर ने जो परिवर्तन पैदा करने की कोशिश की वो यही की कि गंगा स्नान है तो गंगा स्नान एक श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, ना कि चंडाल चौकड़ी जाए गंगा स्नान के बहाने और वहाँ जा कर के लोगों को परेशान करे। खुद के आनंद के लिए दूसरे को प्रताड़ित करना, जो सैडिस्ट जो आपका जो विचारधारा होते हैं, अक्सर समाज में ऐसे लोग रंगमंच में आके इन बातों पर विचार करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो एक मनोवैज्ञानिक रोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो समाज में रंगमंच की आवश्यकता है, अगर आप 2 साल भी रंगमंच करते हैं होशो हवास में, छोटे बच्चे की अवस्था में नहीं, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बीच वाला जो समय होता है वो जिसमें आप ठीक ठाक मैच्योर हो जाते हैं, वैसे कालखंड में अगर आप रंगमंच करते हैं तो आपको सबसे पहले तो साहित्य की जानकारी हो जाती है। बिल्कुल।
कि हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य ये है क्या। लोग ऐसे अचानक से किसी को अगर सवाल कर दीजिएगा कि लिटरेचर के बारे में क्या जानते हो, तो वो कहेगा ये शब्द ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे अच्छा लिटरेचर, साहित्य तो शेक्सपियर। तो लिटरेचर का मतलब शेक्सपियर ही नहीं है। लिटरेचर का मतलब पूरी एक पीढ़ी है जो अलग 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 भाषाओं में जिनकी किताबें हैं, लेख हैं, आलेख हैं। तो एक तो आप इन चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक नाटक मैं कर रहा था, त्रिलोकीनाथ जिंदाबाद। उसमें कुछ लड़कों की आवश्यकता थी, तो अलग अलग तबके से लड़के आए। उसमें से एक लड़के को एक रोल मिला जिसमें जो हिंदी वर्णमाला के 3 श है, तीनों का अलग अलग वाक्य बोलना था। तो वो तीनों को एक जैसा बोल रहा था। तो मैंने उसको फिर एक दिन समझाया। मैंने कहा देखो ये दंती श है, इसको स बोलेंगे, ये मूर्धन्य श है तो इसको श बोलेंगे, और ये तलव्य श है तो इसको श बोलेंगे। तो उसने कहा सर आप कोई अलग हिंदी पढ़ के आए हैं क्या? मैंने कहा मैं अलग हिंदी पढ़ के नहीं आया हूँ, तुमको बेसिक हिंदी की जानकारी नहीं है। मैंने कहा मैं सेंट जेवियर का स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि 3 अलग अलग श होते हैं। मैंने कहा यार धन्य है तुम्हारे शिक्षक, टीचर, और धन्य है तुम्हारा स्कूल। रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? कैसा होना चाहिए रंगकर्मी को? सबसे पहले तो वो इंसान है। जैसे हमें कोई पूछता है कि तुम बंगाली हो कि बिहारी हो, तो मैं कहता हूँ कि बंगाली बिहारी तो सेकंड स्टेप की बात है। फर्स्ट स्टेप है मैं भारतीय हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि मैं बंगाली हूँ कि बिहारी हूँ। तो उसी तरीके से अभिनेता तो आप सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो आप इंसान हैं। तो एक रंगकर्मी होने से पहले आप एक इंसान बनिए। सबसे पहले देखिए इंसान बनने में कहाँ कमी रह गई है। अगर इंसान बनने में कमी रह गई है तो रंगकर्मी भी आप अधूरे ही बनेंगे। आप और दूसरा थोड़ा सा ज्ञान, मतलब ज्ञान प्राप्त, मतलब ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं कि मैंने जंगल चले गए। कई तरह के मनोरोग होते हैं जो अनजाने में पकड़ा जाता है। तो वो अनजाने में पकड़ाया हुआ कोई मनोरोग तो नहीं है मेरे अंदर। इसीलिए अपने आप को बदलते रहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब तक मैं 2 घंटा पढ़ता नहीं हूँ मुझे रात में नींद ही नहीं आती है, तो ऐसी आदत भी मत बनाइए। हो सकता है कहीं आप चले गए हो जहाँ 2 घंटा पढ़ने का मौका नहीं मिले, तो आप रात भर जागते रहेंगे। तो इसलिए अपने को भी, वो भी एक तरह का जो है एडिक्शन है। एडिक्शन अच्छा है बुरा है इस पर बहस नहीं करेंगे। एडिक्शन ही बुरा है अपने आप में, चाहे वो अच्छा एडिक्शन हो चाहे वो बुरा एडिक्शन हो। कि ये नहीं करूँगा तो मुझे, मतलब मैं खाना हजम नहीं होगा या नींद नहीं आएगी, ऐसा अपने आप को मत बनाइए। चेंज करते रहिए। छोड़ दीजिए 2 घंटा पढ़ना, ऐसे ही सो जाइए। आदत बना लीजिए, बिना पढ़े भी सो सकते हैं। मतलब आप फिक्स मत कीजिए अपने आप को। प्रवाह जो है, प्रवाह को रोकिए मत, अपने से मत रोकिए। जो प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित होते हुए जो बनते जा रहे हैं, बनते चले जाइए। जब जैसा तब तैसा। हम लोग जब संघर्ष करते थे तो उसमें यही अपने आप को समझाते थे कि जब काम रहेगा तब तो हम व्यस्त रहेंगे ही, तब तो हमको काम है ही है। संभालना अपने को तब है जब काम नहीं है। तब हमको गलत रास्ते पे नहीं चलना है, गलत कार्य नहीं करना है। तो नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। तो फ्रस्ट्रेशन में कैसे नहीं जाएं, कैसे अपने आप को बचाए रखें, इसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज करना होगा। और एक्सरसाइज कोई ऐसा नहीं कि बहुत वज़न उठा रहे हैं और मट्टी कोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई, अपने को चेक करना, अपने रूटीन को सही रखना, सही खाना, मतलब प्रॉपर खाना पीना खाते रहना। और इस उम्मीद, मतलब वो काम है चाहे नहीं है,
अपना एक रूटीन तय करके, अपना एक एक्सरसाइज तय करके उसको करते रहिए बतौर अभिनेता। क्योंकि मौका कब मिलेगा ये हम में से किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जब मौका मिला तो पता चला हम तैयार ही नहीं हैं। तो सबसे जो अक्सर बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ सुना जाता है कि वो इतने साल तक प्रैक्टिस करते रहे और अचानक से इतने दिन के बाद उनको मौका मिला तो उन्होंने कुछ चमत्कार सा कर दिया। तो चमत्कार एक रात में तो हुआ नहीं, वो वर्षों की प्रक्रिया रही होगी और उस प्रक्रिया का परिणाम वो चमत्कार रहा होगा। तो अभिनेता या कलाकार जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, उसका भाग्य जो ईश्वरीय जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उस पर तो कोई कब्ज़ा किसी का, कंट्रोल किसी का होता नहीं। लेकिन कई बार हम में से जो हमारे बीच के जो लोग हैं वो कहते हैं अरे मौका बहुत बड़ा था, मिल गया था, लेकिन छूट गया, चूक गए, तो तैयारी नहीं थी इसलिए चूक गए। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने को तैयार रखिए हमेशा, हर परिस्थिति के लिए, हमेशा मतलब अच्छे परिस्थिति के लिए ही नहीं, बुरे परिस्थिति के लिए भी तैयार रखिए कि क्या पता सब कुछ मेरे मन का हो गया तब तो ठीक ही है, लेकिन मेरे मन का नहीं हुआ तब क्या करेंगे। तो आपको थोड़ी सुविधा होगी, आपको लगेगा कि अच्छा चलो मेरे मन में ऐसा आया था कि ऐसा अगर हो जाए तो फिर उन्हें ऑप्शन बी कहने का और एक रास्ता नहीं, हमेशा एक अल्टरनेट रास्ता भी तैयार रखिए कि उस परिस्थिति के लिए जब जो मनचाहा नहीं हुआ तो फिर इधर कुछ निराश ना होना पड़े। तो 49 वर्ष हो गए आपको इसे रंगमंच में, तो उस समय का रंगमंच और अब का रंगमंच क्या क्या अंतर देखते हैं? रंगमंच में तो अंतर नहीं है, व्यक्ति में अंतर है। व्यक्ति पहले जो रंगमंच करने आते थे उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता था। रंगमंच में आते थे रंगमंच करने, रंगमंच करते थे और गाहे बगाहे अपनी जेब से 4 पैसा दे ही देते थे। जैसे हम लोग जब रंगमंच में आए तो हमारी तो मतलब स्कूल में थे तो पैसा वैसा तो जेब में होता नहीं था, लेकिन रिहर्सल के बाद होता था कि सर, धनंजय सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे कहते थे लोग सर चाय वाय कुछ हो जाए, तो वो हंसते हुए कहते थे कि मुझे मालूम है बेटे, इसलिए तो मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि रिहर्सल के बाद तुम लोग चाय कैसे पियोगे। तो वो जेब से पैसा निकाल के देते थे, चाय पीते थे। तो आज जो लड़का रंगमंच में पहला दिन आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है कि किसके साथ नाटक करूं, मुझे कुछ पैसे कौन दे देगा। बुरा मानने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। लड़के आते कहते हैं कि सर कम से कम 500 रुपया तो एक शो का चाहिए। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है, दूसरा जो निर्देशक है वो सोचता है अच्छा सिर्फ इसको 500 रुपया चाहिए, इसको कुछ सिखाने बताने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपना शो कर लो। क्योंकि उसको भी व्यक्ति चाहिए, एक एक्टर नहीं चाहिए। क्योंकि एक्टर चाहिए होता तो वो फिर 500 वाला एक्टर नहीं लाता, वो फिर प्रोफेशनल लाता, थोड़ा महंगा होता वो। इसीलिए वो बोलता है ठीक है कर लो, मेरा ये रोल है, पढ़ लो। तो वो गलत पढ़े, सही पढ़े, जो मर्जी शो करे। क्योंकि वो नाटक के ऐसे फ्रेम में है जहाँ उसको मालूम है कि किसी का ध्यान जाएगा नहीं। 10 कोरस में 1 कोरस है, जो मर्जी शो करे। और उसके बाद शो ख़त्म होता है, 500 रुपया लेता है, वो अलग, डायरेक्टर अलग। कई बार डायरेक्टर को से बात होती है कि कोई एक्टर का नाम बताइए जिसने अभी आपके साथ काम किया हो, बहुत अच्छा हो। तो कहता है कोई नहीं। तो ये फ़र्क है। तो अंत में जो नए रंगकर्मी है या जो रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहली बात कि अपने से ये सवाल करो कि रंगकर्म से ही क्यों जुड़ना चाहते हो।
क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि रंगमंच से क्यों जुड़ना चाहते हो, तो खुद को ही धोखा में रखने वाली बात होगी कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्यों जुड़ना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं इस बात को, सत्य को स्वीकार करूं कि मुझे इस वजह से रंगकर्म से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि फिर एक मैं आउट ऑफ ट्रैक बात करूंगा। कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा और एग्जैक्ट वो नहीं बताऊंगा, लोकेशन नहीं बताऊंगा, एक स्कूल में एक व्यक्ति की नौकरी लगी। मुझे कुछ नहीं जानकारी, मैं थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा देता हूँ रंगमंच के बारे में खाली समय में। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कुछ पैसा वैसा भी दे देते हैं। तो एक दौर था जब कुछ लोग पढ़ रहे थे हमसे, कुछ पैसा भी दे रहे थे। तो अचानक से एक लड़का आता है, आके कहता है, दादा मुझे आपके साथ नाटक करना है। तो मैंने कहा कि क्यों, मेरे साथ क्यों, और भी तो लोग हैं यहाँ। तो नहीं, मेरी दरअसल एक नौकरी लग गई है एक स्कूल में, कल्चरल टीचर। तो मैंने कहा कि तुम कहीं से पास आउट हो? तो नहीं, पास आउट वगैरह तो नहीं हूँ, मेरे मामा जी हैं, तो मामा जी की वहाँ थोड़ी चलती है, पैरवी वैरवी हो गई, हमारी नौकरी लग गई, अब फलाने दिन से ज्वाइनिंग है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ मुझे पढ़ाना क्या है। तो चूंकि वो, मैं इसलिए ये बात मैंने कहा कि आप क्यों करना चाहते हो रंगमंच, ये क्लियर हो जाता तो शायद वो नौकरी करने से 4-5 साल पहले रंगमंच करने लगता और उसको मेरे पास आने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती। पता चल जाता कि हमको ये सिखाना पढ़ाना है और जिस दिन नौकरी ज्वाइन हुई उस दिन ज्वाइन कर लेता। तो सबसे पहले ये क्यों जब क्लियर हो जाए कि मुझे क्यों रंगमंच ज्वाइन करना है, चाहे आप फिल्म में भी जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में ये भावना पैदा हो सकती है। जैसे आज के डेट पे हमारे बीच के ही बहुत सारे लोग या हमसे सीनियर लोग भी जो फिल्मों में गए होंगे, वो कभी तो उन्होंने तय किया होगा कि मुझे फिल्म में जाना है, तब वो गए। तो अगर आप ये तय करके भी आते हो कि मुझे फिल्म में जाना है, उसके लिए मुझे बेसिक ट्रेनिंग यहीं से चाहिए, तो आप रंगमंच कर रहे हो तो कम से कम उद्देश्य तो क्लियर है कि क्यों रंगमंच कर रहा हूँ। अगर आपको नाटक ही करना है या ड्रामा स्कूल वगैरह जाना है या शिक्षक बनना है, तो जो भी आपका मोटो है, क्लियर कट आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आप रंगमंच में जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ताकि आप उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकें। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको किताबें बहुत पढ़नी होगी, क्योंकि शिक्षण काम ही है कि आपने जो किताबें पढ़ ली हैं, आपने याद कर लिया है, फिर आप बच्चों को बताते हैं। परफॉर्मर बनना है, एक्टर बनना है, तो ठीक है किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के साथ साथ करना महत्वपूर्ण होना चाहिए। कितना आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने परफॉर्मेंस किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्देशकों के साथ सीखा हो स्टाइल्स जो एक्टिंग के हैं, तो उद्देश्य क्लियर होने पर आपकी ट्रेनिंग का मार्गदर्शन सही हो पाए।